कायरा के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी कहानी है जो हैरान कर देती है। सोचिए जरा, कोई जगह जो 500 साल से सिर्फ मलबे का ढेर हो, नजरअंदाज पड़ी हो, और फिर वो देखते ही देखते 30 हेक्टर यानी तकरीबन 74 एकड़ के एक सरसब्ज हरे भरे पार्क में बदल जाए। ये अल अजहर पार्क की नाकाबिले यकीन कहानी है। जी हाँ, और ये कोई मामूली मंसूबा नहीं था। इस पर अंदाजन 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए, लेकिन इसकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। कायरा जैसा शहर जहां 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और जहां आप देखें फी के सब्ज जगह दुनिया में सबसे कम है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बस 1 स्क्वायर मीटर जितनी जगह। वहां ये पार्क शहर के लिए एक सब्ज फेफड़े की तरह है, एक नेमत है। बिल्कुल, और इसका इफ्तिताह भी मुझे याद है 25 मार्च 2005 को हुआ था। मिस्र की उस वक्त की खातूने अव्वल मादाम सुजान मुबारक और इमाम शाह करीम अल हुसैनी भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अल अजहर पार्क सिर्फ एक पिकनिक की जगह बनाने का मंसूबा नहीं था। उसके पीछे सोच बहुत गहरी थी। जी बिल्कुल, इस मंसूबे को एक मुहर्रिक के तौर पर देखा गया था, समाजी, इक्तिसादी और सकाफती तीनों तरह की बहाली के लिए। खास तौर पर जो पास का तारीखी इलाका है दर्ब अल अहमर, जहां तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाना एक बड़ा मकसद था। ये सिर्फ जमीन ठीक करना नहीं था, ये कम्युनिटी को बेहतर बनाने का मंसूबा था। एक बुनियादी सबक ये है कि अवामी निजी शराकतदारी, कम इस्तेमाल शुदा, गैर मारूफ, समाजी, सकाफती और इक्तिसादी असासों की कद्र बढ़ाने के लिए मौसर तरीक़ेकार हो सकती है। हाँ, और ये नुक्ता यहाँ इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अल अजहर पार्क का मंसूबा कोई सीधा साधा काम नहीं था, बहुत पेचीदा था। आप सिर्फ एक पार्क नहीं बना रहे थे, आपको माहौल ठीक करना था, सदियों पुरानी तारीखी चीज़ों को बचाना था और साथ साथ मुकामी लोगों के लिए रोजगार और तरक्की के मौके भी पैदा करने थे। ये किसी एक इदारे के बस की बात नहीं थी, चाहे वो सरकारी हो या निजी। अकेले ये सब करना मुमकिन नहीं था। तो ये शराकतदारी एक तरह से मुख्तलिफ महारतों और वसाइल को इकट्ठा करने का जरिया बनी। बिल्कुल, असल खूबसूरती यही थी। इस पार्टनरशिप ने बैनुल अक़वामी तंजीमें, कौमी इदारे, मकामी NGOs, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के शहरों को भी इकट्ठा किया। आप देखें, स्विस मिस्री तरक्याती फंड्स था, फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, फ्रांस का आसारे कदीमा का इदारा, जर्मनी का शहर स्टुटगार्ट, मिस्र का अपना सोशल डेवलपमेंट फंड। ये सब अलग अलग जावियों से अपनी अपनी महारत और वसाइल लेकर आए। इन सब में हमाहंगी पैदा करना, मुश्तरका अहदाफ बनाना, सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। लेकिन शायद यहाँ कामयाबी की वजह एक मुश्तरका विजन था और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर का मरकजी किरदार, जिसने इन सब को जोड़े रखा। इससे ये साबित हुआ कि अगर मकसद बड़ा हो और क़यादत वाज़ेह हो तो ऐसी पेचीदा शराकतदारियां भी गैर मामूली नताइज दे सकती हैं। ये मॉडल दिखाता है कि कम इस्तेमाल शुदा असासों को कारआमद बनाने के लिए मिलकर काम करना कितना ज़रूरी है। लेकिन इसका फ़ायदा नीचे तक, यानी मकामी कम्युनिटी दर्बुल अहमर के लोगों तक कैसे पहुंचा? यहाँ शायद वो दूसरा अहम नुक्ता आता है, माइक्रो फाइनेंस का किरदार। जी हाँ, और ये पहलू इस मंसूबे की आप कह लें रूह के बहुत करीब है। इमाम शाह करीम अल हुसैनी ने भी इसकी अहमियत बताई थी। उन्होंने कहा, यहाँ एक और सबक माइक्रो फाइनेंस का अहम किरदार था, जो इस कम्युनिटी के रहायशियों को महज गुजर बसर की सतह से ऊपर उठने में मदद फराहम कर सकता है, उन्हें कारोबार बढ़ाने और अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के काबिल बना सकता है। तो मतलब ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की एक कोशिश थी। बिल्कुल, इसे सिर्फ कर्ज की तरह नहीं देखना चाहिए। ये खैरात भी नहीं थी, ये एक सरमायाकारी थी, लोगों की सलाहियतों में, उनके हुनर में। माइक्रो फाइनेंस ने दर्बुल अहमर के लोगों को वो शुरू का थोड़ा सरमाया दिया जिससे वो अपना कोई काम शुरू कर सकें। किसी ने कारपेंट्री की दुकान खोल ली, किसी ने ड्राई क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकलने का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ माली मदद नहीं थी, इसके साथ साथ बाकायदा ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम भी थे, जैसे जूते बनाना, फर्नीचर का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करना, कंप्यूटर की बुनियादी बातें, मिस्त्री का काम। इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग दी गई। इससे लोगों को ना सिर्फ वक्ती तौर पर पैसे मिले, बल्कि एक हुनर मिला
جس سے وہ آگے بھی کما سکتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ پارک کی تعمیر اور جو تاریخی دیوار کی بحالی کا کام تھا اس میں بھی مقامی لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اور یہ بہت ہی اہم قدم تھا۔ سینکڑوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو باغبانی کی ٹریننگ دی گئی اور انہیں پارک میں ہی نوکریاں مل گئیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، جو 12ویں صدی کی ایوبی دیوار تھی اس کی بحالی کا کام بہت نازک اور مشکل تھا۔ اس میں بھی مقامی نوجوانوں کو ٹریننگ دے کر شامل کیا گیا۔ یہ صرف نوکری دینا نہیں تھا، یہ انہیں اپنے ورثے کی حفاظت میں حصہ دار بنانا تھا۔ یہ واقعی نیچے سے اوپر یعنی باٹم اپ اپروچ لگتی ہے۔ بالکل، آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کا فلسفہ ہی یہی تھا۔ پہلے مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان سے پوچھو کہ ان کی اصل ضرورتیں کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، کیا انہیں بہتر گھر چاہیے، صحت کی سہولتیں، تعلیم، صفائی کا نظام، نوکریاں، اور پھر ان کی بتائی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے منصوبے بناؤ۔ جب کمیونٹی خود محسوس کرتی ہے نا کہ یہ منصوبہ ہمارا ہے تو پھر اس کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ کمیونٹی کو بااختیار بنانے کی یہ بات ہمیں ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف لے جاتی ہے، وہ ہے اس جگہ کی تاریخ۔ امام شاہ کریم الحسینی نے اپنی تقریر میں اس جگہ سے اپنے ذاتی اور تاریخی تعلق کا بہت گہرائی سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، ہماری کھدائیوں اور تاریخی تحقیقات میں مجھے مسلسل یاد دلایا گیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد فاطمیوں کی بنیادوں کو چھو رہے تھے اور اس شہر اور اس ملک کی کثیر الجہتی تاریخ اور فکری پہچان کو چھو رہے تھے جس میں انہوں نے گہرا حصہ ڈالا تھا۔ جی، یہ الفاظ اس پورے منصوبے کو ایک بالکل مختلف، ایک گہری معنویت دیتے ہیں۔ قاہرہ شہر کی بنیاد آپ دیکھیں، 1000 سال سے بھی پہلے 9ویں فاطمی خلیفہ الموز لدین اللہ نے رکھی تھی، اور امام شاہ کریم الحسنی جو فاطمی اماموں کی 49ویں نسل سے ہیں، ان کا 35 نسلوں بعد اسی سرزمین پر آ کر تعمیر نو کے کام میں حصہ لینا، یہ ایک غیر معمولی تاریخی تسلسل کا احساس دلاتا ہے۔ انہوں نے خود اس موقع پر کہا تھا، میں بہت عاجزی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے قاہرہ واپس آنے کا موقع ملا اس تاریخ پر تعمیر کرنے کے لیے۔ میری دعا ہے کہ یہ پارک اس عظیم شہر کے لوگوں کے لیے ایک مستقل شراکت ثابت ہو۔ اور یہ تاریخی تعلق صرف جذباتی یا علامتی نہیں تھا، یہ منصوبے کے عملی ڈیزائن کا بھی حصہ تھا، ہے نا؟ یقیناً، یہ صرف ایک پارٹ بنانا نہیں تھا، یہ تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو 12ویں صدی کی ایوبی دیوار کی بحالی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ دیوار کا بڑا حصہ ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کچھ جگہوں پر تو 15 میٹر یعنی تقریباً 50 فٹ نیچے تک کھدائی کرنی پڑی تاکہ دیوار اپنی اصل شکل میں نظر آئے۔ 15 میٹر؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور دیوار کے علاوہ بھی تو تاریخی عمارتوں پر کام ہوا؟ جی ہاں، کئی اہم عمارتیں تھیں جو وقت کے ساتھ خراب ہو گئی تھیں، ان کو بہت احتیاط سے بحال کیا گیا۔ ان میں 14ویں صدی کی ام سلطان شوبان مسجد ہے، پھر خیربک کمپلیکس ہے، اس میں 13ویں صدی کا محل، مسجد اور ایک عثمانی دور کا گھر شامل ہے۔ اسی طرح درب شغلان سکول کی عمارت تھی، ان سب کو ٹھیک کیا گیا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ منصوبہ بنانے والوں کے لیے ثقافتی ورثے کو بچانا اتنا ہی اہم تھا جتنا نیا پارک بنانا۔ اور کیا مقامی لوگوں کے جو گھر تھے ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ ہوا؟ اکثر ایسے منصوبوں میں پرانی آبادی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ الازہر پارک منصوبے کی ایک خاص بات یہی تھی کہ اس نے درب الاحمر کے لوگوں کو نہیں بھلایا۔ ایک ہاؤسنگ ریہیبلیٹیشن پروگرام شروع کیا گیا۔ اس کے تحت 2007 تک سالانہ تقریباً 50 گھروں کی مرمت اور بحالی ہو رہی تھی، اور اس کے لیے ایک ہاؤسنگ کریڈٹ اسکیم بھی تھی تاکہ لوگ آسان شرطوں پر قرض لے کر خود بھی اپنے گھر ٹھیک کروا سکیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ ثقافتی ورثے کے تحفظ اور کمیونٹی کی ترقی کو دو الگ الگ چیزیں نہیں سمجھتا تھا، یہ دونوں کو جوڑتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کسی تاریخی علاقے کو کیسے بحال کر سکتے ہیں بغیر وہاں کے رہنے والوں کو نکالیں، بلکہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا کر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ منصوبہ شروع تو ایک پارک کے طور پر ہوا تھا، لیکن پھر یہ پھیلتا چلا گیا؟
बिल्कुल, ये सिर्फ एक पार्क नहीं रहा, ये एक मरबूत शहरी तरक्याती मंसूबा बन गया। इसमें माहौल की बहाली यानी पार्क आ गया, सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ यानी दीवार और इमारतें आ गईं, समाजी तरक्की यानी ट्रेनिंग, सेहत की सहूलियात आ गईं, और माशी तरक्की यानी माइक्रो फाइनेंस, नौकरियां, घरों की मरम्मत, ये सब पहलू शामिल हो गए। कायरो की गर्मी, पानी की कमी, ऐसे पौधे लगाने थे जो खूबसूरत भी हों और वहाँ चल भी सकें। इसके लिए ख़ास नर्सरियाँ बनाई गईं। उन नर्सरियों में तहकीक हुई कि कौन से पौधे और दरख्त इस नमकीन मिट्टी और सख्त मौसम को बर्दाश्त कर सकते हैं। नतीजा ये निकला कि 20 लाख से ज़्यादा पौधे और दरख्त उगाए गए, जिनमें से तकरीबन 6.5 लाख को बहुत सोच समझकर पार्क में लगाया गया। ये कोई मामूली काम नहीं था, इसमें काफ़ी साइंस और महारत लगी। ये तफसीलात सुनकर वाकई अंदाजा होता है कि कितनी गहराई में जाकर मंसूबाबंदी की गई थी। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से हरा भरा करना नहीं था, बल्कि एक पायदार निज़ाम बनाने की कोशिश थी। और ये हमें एक और अहम नुक्ते पर लाता है। ये मंसूबा तारीखी शहरों के पुराने महलों के ज़वाल से निमटने के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनसे बहुत मुख्तलिफ था। आमतौर पे क्या होता है, या तो तारीखी इमारतों को बाकी इलाके से अलग कर देते हैं और आसपास के लोगों को कहीं और भेज देते हैं ताकि वो जगह टूरिस्ट फ्रेंडली लगे, या फिर सारा इलाका कमर्शियल डेवलपर्स को दे दिया जाता है जिनका पहला मकसद मुनाफा कमाना होता है, मकामी लोगों की भलाई नहीं। और दोनों सूरतों में नुकसान मुकामी आबादी का ही होता है। बिल्कुल। अल अजहर पार्क और दरबुल अहमर की बहाली का मंसूबा एक तीसरा रास्ता दिखाता है, एक मुतबादिल मॉडल। इसे आप कह सकते हैं बगैर बेघर किए तरक्की, यानी डेवलपमेंट विदाउट डिस्प्लेसमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जो तारीखी विरसे को बचाने को मकामी कम्युनिटी की तरक्की और उनकी इज्जत नफ्स के साथ जोड़ता है। ये कहता है कि आप तारीख भी बचा सकते हैं और लोगों की जिंदगियां भी बेहतर बना सकते हैं, और ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। ये वाकई मलबे के ढेर से एक जिंदा सांस लेते कीमती असासे तक का सफर है। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये सब इमाम शाह करीमुल हुसैनी के उस जामिया विजन को जाहिर करता है जिसमें माहौलियाती बहाली, सकाफती तहफ़्फ़ुज़, मुआशी मौक़े और समाजी तरक्की ये सब अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल अज़हर पार्क आज ना सिर्फ कायरा के लोगों के लिए एक तोहफ़ा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शहरी तरक्की और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का एक मुतासिर कुन नमूना भी है। वाकई ये कहानी उम्मीद दिलाती है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा जिस पर सोचा जा सकता है। अल अज़हर पार्क ने जिस तरह तारीख, कम्युनिटी और माहौल, उन तीनों को कामयाबी से जोड़ा है, क्या ये मॉडल दुनिया के दूसरे तारीखी शहरों में भी लागू हो सकता है जो ऐसे ही मसाइल का शिकार हैं?